हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आज अपने पास जो कंसेप्ट अवेलेबल है कैपिटल स्ट्रक्चर का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हर एक साल चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम हो, इसमें से तो भाई इस कंसेप्ट पे तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो ध्यान से समझेंगे, और जो हमने एग्जाम्पल अपने पास प्रेजेंट किया है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी बातों को समझोगे, क्वेश्चन फिक्स है। 6 to 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से फिक्स है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। चलो, क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर बताने से पहले एक चीज़ मैं समझा दूँ, एक बैकग्राउंड दे दूँ कि बात है क्या। देखो, मैंने बोला किसी भी बिजनेस जहाँ बात करेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की, किसी भी बिजनेस में फाइनेंस चाहिए, किसी भी कंपनी को रुपए चाहिए, पैसे चाहिए काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक बात है। तो भाई कंपनी जो है मेनली दो जगह से फाइनेंस रेज कर सकती है। क्या क्या बताया, एक यहाँ पे ऑनर्स फंड, दूसरा यहाँ पर है बोरोड फंड्स। ऑनर फंड में क्या क्या आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, या बोल दो रिटेन अर्निंग्स, है ना। रिटेन अर्निंग्स बोल दो, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस बोल दो। तो ये क्या होगा, मालिक का अपना पैसा जो कि उधार पे लिया नहीं गया है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, बोरोड फंड्स, इसमें आ सकता है लोन का अमाउंट, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, है ना। पब्लिक डिपॉजिट्स किसको बोलते हैं, जो कंपनी बैंक से लोन लेती है ना। लोगों ने डिपॉजिट्स कर रखा है, उसी को बैंक क्या करती है, बाद में एज लोन देती है। तो बैंक लोन बोल दो, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने अगर लोन वगैरह ले रखा है तो उसे बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ठीक है, दीज आर द बोरोड फंड्स। तो दो ही फंडामेंटल सोर्स ऑफ फंड है एक कंपनी के लिए, ठीक है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, पैसे का स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो दो तरीके से। बनावट कहने का मतलब, अगर कंपनी के पास टोटल मान लीजिए कि 50 लाख रुपए पूंजी लगा है, टोटल कैपिटल, टोटल फंड अगर बिजनेस में इन्वेस्टेड है कंपनी के, तो हो सकता है ना कि कुछ रुपए इक्विटी के थ्रू आए होंगे, कुछ रुपए डेट के थ्रू आए होंगे। तो जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी, कंपनी के बैलेंस शीट की बात होगी, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर फाइनेंस का कुछ सोर्स है, जो कि वो सोर्स क्या क्या, इक्विटी और डेप्ट, जिसमें कि कुछ अमाउंट इक्विटी का है, कुछ अमाउंट डेट का है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हुआ, कंपनी का तैयार हुआ है। तो ये बात समझ में आ रही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि पूंजी का क्या स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब कितने कितने पूंजी किस सोर्स से कंपनी के पास आ रखा है। तो क्या बोला, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स बिटवीन ऑनर्स एंड बोरोड फंड्स। अगर सिंपली डिफाइन करने को बोले तो हम क्या बोलेंगे, मिक्स बिटवीन ऑनर्स एंड बोरोड फंड्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। तो वही बोला क्या है भाई कि फाइनेंसिंग पैटर्न ही एक तरह का। फाइनेंसिंग पैटर्न वही बात है कि कितना आपके पास इक्विटी लिया है कंपनी ने और कितना डेट लिया है, ठीक। तो इस बात को मैंने डिस्कस कर दिया, आगे चलते हैं। देखो, हर एक चीज़ को समझेंगे। अब देखो, डेट और इक्विटी, हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है और कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। अगर हम सबसे पहले डेट की बात करें तो देखो क्या होता है, जो कर्जदार होते हैं, जो कंपनी को लोन वगैरह देते हैं, उनका क्या है कि उनको कर्ज अपना एक फिक्स पीरियड के बाद उनको वापस मिल जाएगा। तो इसलिए उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जनरली थोड़ा सा कम होता है। क्यों, क्योंकि इनका रिस्क लो है। जिसके साथ रिस्क कम उसको रिटर्न भी कम है कि नहीं। आप सोचो इस बात को कि जिन लोगों ने कंपनी में लोन के रूप में इन्वेस्ट किए अमाउंट, लोन दिया है कंपनी को, क्या दिया है, लोन दिया है। तो अगर हम सपोज या आप मान लीजिए अपने पे कि आपने लोन दिया है कंपनी को, तो आपका रिस्क कम है ना। क्यों कम है, क्योंकि आपको वो अमाउंट कैपिटल, जो आपने, कैपिटल बोलना गलत होगा, जो लोन लगाया है उस कंपनी में, वो लोन का अमाउंट आपको मिल जाएगा, ये श्योर है। तो आपका रिस्क बहुत कम है। अगर आपका रिस्क कम तो आपको कॉस्ट कम, यानी कि आपको फायदा कम। आपका फायदा का मतलब कंपनी के लिए कम खर्च आएगा, ठीक बात है। तो एक रीजन ध्यान रखना पहला तो कि कॉस्ट जो है
डेट के समय कंपनी के लिए कम होगा। ठीक बात है। दूसरी बात और देखो, अगर इसको हम समझेंगे भी यहाँ पे, कंपनी जो डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देती है, कंपनी जो डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देती है, जब कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है तो उस प्रॉफिट में से डिवेंचर्स के खर्चे को पहले ही माइनस किया जाता है, उसके बाद उस पर टैक्स का कैलकुलेशन होता है। दैट मीन्स कि अगर सपोज कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए, कितने कमाए सपोज, जिसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर कमाए और कंपनी को सपोज 50,000 रुपये का या 1 लाख रुपये का ब्याज देना है, इंटरेस्ट पे करना है, तो पहले 1 लाख रुपया उस प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा, तो 4 लाख रुपया आ जाएगा। उस 4 लाख रुपये पे टैक्स कैलकुलेट होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट में से जब पहले इंटरेस्ट माइनस कर दिया, अब जो टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो टैक्स कुछ कम आएगा। कैसे कम आएगा? अब मान लो कि 5 लाख रुपए पर अगर टैक्स का कैलकुलेशन होता, अगर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना नहीं होता है ना, तो 5 लाख रुपए ज़्यादा टैक्स का अमाउंट आता। तो टैक्स का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है अगर इंटरेस्ट नहीं है तो। जबकि इंटरेस्ट है अगर बिजनेस को पे करना, तो पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से क्या माइनस किया? इंटरेस्ट के खर्चे को माइनस किया। इंटरेस्ट का खर्चा जैसे ही माइनस किया, कंपनी का क्या हुआ? अमाउंट कुछ निकल कर आएगा। अब उस अमाउंट पर जब टैक्स कैलकुलेट होता है तो टैक्स का कम अमाउंट आता है। इसकी वजह से बोला जाता है कि डेट जो होता है, टैक्स डिडक्टिबिलिटी का फायदा मिलता है डेप्ट के इंटरेस्ट पे। किस चीज़ पे? डेप्ट के इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्टिबिलिटी का फायदा होता है। तो इन दो वजह से जो डेट होता है वो सस्ता होता है। पहला रीजन क्या हुआ? कंपनी का जो कॉस्ट पे करेगी इंटरेस्ट के रूप में वो कम होगा, क्योंकि जो लैंडर्स है उनका रिस्क कम है, तो कंपनी कॉस्ट भी इनको कम पे करेगी। पहला रीजन सस्ता होने का। दूसरा रीजन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए बात को, कुछ भी पूछा जा सकता है इन पूरे टॉपिक में से। और यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, चलो तो कॉस्ट को समझ लिए है ना। यहाँ पे लिखना है रिस्क। अब रिस्क कैसा है भाई? कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रिस्क ज़्यादा है। कॉस्ट तो समझ ली, कॉस्ट कम है, बट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? रिस्क ज़्यादा है इन केस ऑफ डेप्ट। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये पैसा वापस करना ही करना है किसी भी हाल में, तो रिस्क कंपनी के माथे पे है, टेंशन है, प्रेशर है क्या कि ये पैसा अगर हमने लिया लोन के रूप में तो भाई ये तो वापस करना है करना। तो रिस्क कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हाई है, बट कॉस्ट क्या है? कम है। ठीक बात है। चलो इक्विटी को समझते हैं। इक्विटी में क्या होता है? जो इक्विटी से होल्डर्स होते हैं बिजनेस में, वो बोल रहे हैं भाई कि हम पैसा तो लगाएंगे, बट कंपनी का जैसा प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से उनको डिविडेंड, उस पर फायदा वगैरह मिलेगा। तो कंपनी देख रही है कि कॉस्ट इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों भाई? जैसा फायदा कंपनी का वैसा ही शेयर होल्डर्स को पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि माना ही जाता है कंपनी चल किसकी वजह से रही है? शेयर होल्डर्स की वजह से। तो उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का कंसेप्ट भी है जो हम पढ़ेंगे अभी। तो उनको जितना ज़्यादा दो उतना उनके लिए अच्छा और आपके लिए भी अच्छा, तभी कंपनी ग्रो करेगी और इन्वेस्टर्स आएंगे। बट इसकी वजह से इक्विटी पे कॉस्ट क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, बिल्कुल ज़्यादा होता है। रिस्क देखो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिस्क भाई लगभग जीरो ही है। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये प्रेशर नहीं है कि इक्विटी का पैसा वापस करना ही करना है। डेट का पैसा वापस करना ही होता है, इक्विटी का पैसा जरूरी नहीं कि वापस करना ही करना है। तो रिस्क इन टर्म्स ऑफ इक्विटी जीरो है, नहीं के बराबर है, बट कॉस्ट ज़्यादा है। और इस चीज़ को हमने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद इसको भी समझेंगे, बट एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक सवाल उठता है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? ऑप्टिमल मतलब क्या कि ऐसा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर हो, मतलब कितने रुपए डेट से ले और कितने रुपए इक्विटी के थ्रू ले, जो कि कंपनी के लिए एकदम सही हो, परफेक्ट हो, कंपनी को कॉस्ट भी सही लग रहा है हर चीज़ का, कंपनी को रिस्क भी बैलेंस्ड लग रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो किसको बोलते हैं? बोला कि भाई ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the value of equity shares, shareholders wealth maximization। ब्रैकेट में लिखा हुआ ये बात बोल रहा भाई, वैसा पूंजी टोटल जिसमें कि डेट और इक्विटी इस तरीके से हो
ताकि उसकी वजह से शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है, कब होगा ऐसा सिचुएशन? जब आप कुछ इस तरीके से डेट और इक्विटी अपनी कंपनी में लिए हैं ताकि शेयर होल्डर्स का वेल्थ, शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड का अमाउंट है, शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट है वो बढ़ते रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो बोला जाएगा कंपनी ने जो पूंजी लिया है डेट और इक्विटी के थ्रू वो एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। आई होप इस बात को आप समझ चुके हैं। चलो आगे, इसको नोट डाउन करके याद भी कर लेंगे। फिर छोटा सा डेफिनेशन है फाइनेंशियल लेवरेज किसको बोलते हैं। देखो, फाइनेंशियल लेवरेज वहीं पाएगा जब कंपनी अगर कुछ डेट वगैरह लिए उस पर जो इंटरेस्ट पे करना होता है उस चीज़ को बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। देखो, डेट पे जो इंटरेस्ट पे करना होता है उसकी वजह से ही कंसेप्ट निकल के आता है फाइनेंशियल लेवरेज का। तो कह रहा है सिंपल सा, आपको इंटरेस्ट का जिक्र नहीं किया तो सिंपल सा बात बता रहा है कि पूरे पूंजी में सपोज 10 लाख रुपया कंपनी ने रेज किया टोटल मार्केट से, उस 10 लाख रुपया में 4 लाख रुपया या 3 लाख रुपया डेट का है। तो टोटल पूंजी 10 लाख में 4 लाख रुपया किस चीज़ का है? पूंजी का है। तो इस चीज़ को बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। और यहाँ पे चूंकि इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा तो इसलिए फाइनेंशियल लेवरेज का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करके याद कर लोगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना। देखो, मैंने अभी बात बताया था ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्या बताया था कि कंपनी वैसे कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, वैसे कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमल बोलते हैं जहां पर शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, शेयर होल्डर्स के शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो, ज़्यादा हो। तो उस चीज़ को समझते हैं कि वो कैसे हो सकता है, किस किस सिचुएशन में। देखो, मैंने क्या एक एग्जांपल लिया, आपके NCERT का ही है। कंपनी एक्स लिमिटेड, टोटल फंड्स कंपनी के पास कितने का? 30 लाख रुपए का है। इंटरेस्ट रेट 10% है अगर कंपनी ने लोन लिया होगा तो, एक बात। ये दूसरी बात, कंपनी को जो टैक्स पे करना है वो 30% के हिसाब से पे करना है। और यह मान लिया गया है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? यहाँ पे 4 लाख होगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख रुपए मान लिया गया, ये एज्यूम कर लिया गया कि इस एग्जाम्पल में मान लो। अब यहाँ लिखा कर्ज के बारे में, बोला गया पहले सिचुएशन में कर्ज कंपनी ने लिया ही नहीं है, दूसरे सिचुएशन में 10 लाख का है, तीसरे सिचुएशन में 20 लाख का है। कहने का मतलब कि टोटल फंड जो है, इस टोटल फंड में पहले सिचुएशन में माना कि 1 रुपये भी कर्ज नहीं है, फिर इस टोटल कर्ज में दूसरा सिचुएशन में मान लिया कि 10 लाख का कर्ज लिया गया है, फिर इस टोटल कैपिटल में तीसरे सिचुएशन में मान लिया कि 20 लाख रुपए का कर्ज लिया है। तो उसके बेसिस पर हम EBIT EPS का एनालिसिस को समझेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, EBIT कंपनी में कितना लिखा हुआ है? 4 लाख। तो सिचुएशन फर्स्ट में भी 4 लाख ही है, सिचुएशन सेकेंड में भी 4 लाख, सिचुएशन थर्ड में भी 4 लाख। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पता है साफ साफ कि सिचुएशन फर्स्ट में कर्ज नहीं है बिल्कुल भी। अगर कर्ज नहीं है बिजनेस में तो कंपनी इंटरेस्ट भी तो नहीं पे करेगी। तो सिचुएशन फर्स्ट में इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? नील होगा। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट 10% है ना, 10% लिख दो। सिचुएशन सेकेंड में 10 लाख रुपया कर्ज लिया गया है, तो 10 लाख रुपये पे 10% के हिसाब से 1 लाख रुपये पे होना चाहिए इंटरेस्ट का। तो प्रॉफिट में से EBIT में से पहले क्या किया? इंटरेस्ट 1 लाख माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका 3 लाख रुपया। जब यहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं है तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है? 4 लाख रुपया। यहाँ पर 1 लाख रुपये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है? 3 लाख रुपया। सिचुएशन थर्ड में 20 लाख रुपए का कर्ज है कंपनी के पास। इसका मतलब 20 लाख रुपए पे 10% कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, तो 20 लाख का 10% 2 लाख रुपया होगा। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया? 2 लाख रुपया। अब कंपनी अर्निंग बिफोर टैक्स जो अमाउंट आया है उस पर कंपनी टैक्स का अमाउंट पे करेगी। ठीक है, यहाँ पे जब सिचुएशन फर्स्ट में कर्ज नहीं था तो इंटरेस्ट माइनस हुआ नहीं है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स भी कितना आ गया? 4 लाख। अब इस 4 लाख का 30% कंपनी अगर टैक्स पे करती है तो 1,20,000 आता है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आ गया? ठीक है, 3 लाख रुपये पे
30% टैक्स पे करती है कंपनी, तो 90,000 आता है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 210 आ गया। ठीक है, ये जो बचा यहाँ पे कितना आया था, 4 में से 2 माइनस किया था ना, 2 लाख रुपया जो आया था अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट लेकिन बिफोर टैक्स, तो 2 लाख पे 30% पे करेगी कंपनी, तो 60,000 का टैक्स का अमाउंट पे होगा। तो यहाँ अर्निंग आफ्टर टैक्स जो निकल के आएगा 140 आएगा। तो एक बात को पहले समझो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे से आराम से समझो। देखो, जब इंटरेस्ट 0 है तो अर्निंग टैक्स के पहले कितना है, 4 लाख का है। ठीक है, कुछ जब इंटरेस्ट आ गया तो अर्निंग बिफोर जो टैक्स है वो कितना है, 3 लाख का। मतलब इंटरेस्ट आने की वजह से टैक्स के पहले का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, और जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो ये प्रॉफिट और कम हो गया। बट एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर जब कर्ज नहीं है तो टैक्स का अमाउंट 1/20, जब कुछ कर्ज पे इंटरेस्ट यहाँ पे आया तो टैक्स का अमाउंट थोड़ा सा कम हुआ है। तो देखो, जब इंटरेस्ट है नहीं तो कंपनी ज़्यादा टैक्स पे कर रही है, इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा तो कंपनी ने इसके कंपेरिजन में कुछ कम टैक्स पे किया। जब इंटरेस्ट और बढ़ गया तो कंपनी ने टैक्स के रूप में और कम पे किया है। टैक्सेशन के रूप में अगर कम पे होगा गवर्नमेंट को तो ये शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदे की बात है। इसलिए ध्यान से समझना है एक चीज़, जब इसमें से माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स इतना आया, इसमें से इसको माइनस किया अर्निंग आफ्टर टैक्स इतना आया, इसमें से इसको माइनस किया अर्निंग आफ्टर टैक्स इतना आया। ठीक, अब जो बचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, टैक्स का पेमेंट हो गया, बाकी पैसा किसके हाथ में जाएगा, शेयर होल्डर्स के हाथ में जाएगा। तो समझो ध्यान से, इस 30 लाख रुपए में सिचुएशन 1 में एक भी कर्ज नहीं है, तो 30 का 30 लाख इक्विटी का है और यह माना गया है कि हर एक शेयर्स 10 रुपये का है। तो 30 लाख के पूंजी में अगर देखें हम, 30 लाख के पूंजी में 10 रुपये का हर एक शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, 3 लाख होगा। कब नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख होगा, सिचुएशन फर्स्ट में जब कोई कर्ज नहीं है। तो ईपीएस कैसे निकला, जो अर्निंग्स यहाँ पे बचा है ये दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो अर्निंग्स है, इस अर्निंग्स को अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड दिया गया नंबर ऑफ शेयर से, तब ईपीएस निकला अर्निंग पर शेयर। मतलब जब कर्ज नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ईपीएस कितना निकल रहा है, 0.93 पर शेयर पे। अर्निंग पर शेयर मतलब पर शेयर पर अर्निंग शेयर होल्डर्स का। ठीक है, जब थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डेट इन दिस केस सिचुएशन सेकेंड, तो क्या हुआ है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को डिवाइड दिया गया नंबर ऑफ शेयर से। क्योंकि इस केस में डेट आ गया है तो नंबर ऑफ शेयर्स उतने से कम हो जाएगा। 20 लाख का ही इक्विटी होगा तो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, इसको डिवाइड दिया गया 2 लाख से। तो ईपीएस कितना आ गया, अर्निंग पर शेयर 1.05। और जब कर्ज बढ़ गया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो कम हो जाएंगे और ये अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना 140 को इस तो डिवाइड दिया गया 1 लाख रुपए से, तो ईपीएस और बढ़ गया। तो ईपीएस आपको इंक्रीज होता दिख रहा है कब, जब ईबीआईटी 4 लाख का तीनों सिचुएशन में है और इंटरेस्ट को मतलब डेट जैसे जैसे बढ़ता गया इंटरेस्ट वैसे वैसे बढ़ता गया, जिसकी वजह से ईपीएस बढ़ता गया। तो कहीं ना कहीं 2 बात पे डिपेंड कर रहा है कि ईपीएस बढ़ क्यों रहा है। पहला बात यहाँ से समझो, जब कंपनी निकालेगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैसे निकालेगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इस एग्जाम्पल में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तीनों सिचुएशन में फिक्स है जो कि 4 लाख है, और टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी का चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो कितना भी, टोटल मिला के कितना है 30 लाख रुपए। तो कितना परसेंटेज निकल रहा है, 13.33%। और कंपनी को रिटर्न है इतने परसेंटेज का, बट कंपनी को कर्ज पे देना कितना है 10%। तो यहाँ 3.33% का कंपनी को फायदा है। मतलब सिचुएशन अगर ऐसा हो कि कर्ज पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो सपोज 10% है जो कि एग्जाम्पल में है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट पे जो हम फायदा निकाल के देख रहे हैं, तो टोटल रिटर्न कितना निकल रहा है परसेंटेज के टर्म्स में 13.33% का। तो कंपैरिजन देखो तो कंपनी को तो फायदा है। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो ही अर्निंग पर शेयर्स इंक्रीज करेगा।
एक फैक्टर तो ये हुआ कि रिटर्न 10% तो फ़ायदा 13.33% का। ये फ़ायदा कहीं ना कहीं EBIT पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ये नहीं कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। अगर EBIT कम हो जाएगा तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगा। जस्ट सपोज कि मैं बोलता हूँ, मैंने बोला सपोज इसको हम 2 लाख कर देते हैं, थोड़ा सा हम चेक करें तो कितना आता है, इंटू 100, ठीक है। ये तो मैंने आपका कैलकुलेट करोगे यही आएगा, इसको अभी कैलकुलेट करते हैं। 5 जीरो यहाँ से गया, 5 जीरो यहाँ से गया, ठीक है। 1 जीरो यहाँ से गया, 1 जीरो यहाँ से चला गया, तो ऊपर बच रहा है 20, नीचे बच रहा है 3, 3 छक्के 18, तो 6.67% आएगा लगभग ये। तो देखो जैसे ही EBIT को कम किया, 4 लाख से 2 घटा के मैंने एग्जाम्पल में 2 लाख कर दिया, तो कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ कितना आया। तो अगर हम मान लें कि हमारे इस एग्जाम्पल में EBIT 4 लाख नहीं सिर्फ 2 लाख रुपया है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, सिर्फ इतना। जबकि कॉस्ट जो लागत है डिबेंचर पे फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना, 10% का। तो इस केस में कंपनी का EPS अर्निंग पर शेयर सिचुएशन फर्स्ट में ज़्यादा, फिर सिचुएशन सेकेंड में कम होगा, और सिचुएशन थर्ड में और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि सिर्फ डिबेंचर को बढ़ाने या घटाने से सिर्फ EPS बढ़ेगा या घटेगा नहीं, डिपेंड इस पे भी करेगा कि आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। तो आपको इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि इससे हम कंपैरिजन करेंगे कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। तो कंपेयर एग्जाम में क्या करोगे, देख लेना आप ये कि कंपनी डेब्ट पे कितना इंटरेस्ट पे कर रही है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। अगर कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो कम है, किससे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, जो रिटर्न निकल के आ रहा है, या ये कहो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेट के परसेंटेज से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में EPS इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो एक शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट, वहाँ से शेयर होल्डर का वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन का बात समझ में आता है। मतलब कि EPS बढ़ने का मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर्स खुश रहेंगे, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए अच्छा है। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर बोलता ही है कि भैया इस तरह से डेट का रेशियो रखना टोटल कैपिटल में, ताकि क्या हो, शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइज हो। वही अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम आ रहा है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा, तो वह कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए ऑप्टिमल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ के NCERT से भी पढ़ लो। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, NCERT का एग्जाम्पल है, आप देख चुके होंगे अपने बुक में। सुन लो मेरी इस वीडियो को, सारी बातों को, फिर अपने बुक में अपने पेन कॉपी निकाल लो, प्रैक्टिस करो 2-3 बार। क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से आना ही आना है, ठीक है। तो चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ मैंने नोट डाउन कर रखा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या मतलब है, इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स फाइनेंशियल लेवरेज। फिक्स फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पे मतलब हुआ इंटरेस्ट कॉस्ट। बोल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या हुआ, जब शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि फिक्स फाइनेंशियल लेवरेज की प्रेजेंस की वजह से। प्रेजेंस कैसे कैसे दिखा, यहाँ जीरो, यहाँ कुछ आया, यहाँ कुछ आया, तभी तो EPS बढ़ा ना। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या कह रहा है कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स का फायदा बढ़ रहा है, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ फिक्स फाइनेंशियल लेवरेज, जो कि इंटरेस्ट का पेमेंट है। इस कंसेप्ट को क्या बोला गया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमेशा ये जो कंसेप्ट है कि फाइनेंशियल कॉस्ट को बढ़ाते जाओ, शेयर होल्डर का फायदा हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके EBIT पे भी। तो एक डेफिनेशन है, तो उसको आप ध्यान रखोगे, मैंने इस बात को समझा दिया आपको, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, मैं और भी डिस्कस कर दूंगा, और भी एग्जांपल्स दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और से कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।